नमस्कार भारत। कश्चित् कांता विरहागुरुणा स्वादिकरत प्रमातः शापनास्तक दहित महिमा वर्ष भोगयण भरतु यक्ष चक्कर जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु संदिग्ध छाया तरेषु वस्ति रामगिरे आश्रम मेषु। अर्थात कोई यक्ष था जो अपने काम में असफल हुआ और जिसे यक्षपति ने शाप दिया कि उसे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहना होगा, जिससे उसकी महिमा ढल गई और वह निराश हो गया। इसके बाद वो रामगिरी में आश्रम बनाकर रहने लगा, जहाँ घने छायादार वृक्ष थे और जहाँ सीता जी के स्नान के द्वारा पवित्र जलकुंड भरे हुए थे। ये प्रसिद्ध श्लोक कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का पहला श्लोक है। कवि कालिदास अपने समय के महान लेखक और संस्कृत विद्वान थे। पर क्या कालिदास सच में शुरू से ही इतने विद्वान थे? कुछ कहानियों के मुताबिक कालिदास एक महामूर्ख व्यक्ति थे। तो क्या था कालिदास का सफर एक महामूर्ख से महाविद्वान बनने का? आइए जानते हैं डिकोडिंग भारत पर। कालिदास के जन्म के बारे में वैसे तो बहुत से अलग अलग विचार हैं और हमें कोई ऐसा ठोस हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं मिलता जो कालिदास के जन्म के बारे में हमें बताए। मशहूर कश्मीरी पंडित और संस्कृत विद्वान लक्ष्मीधर कला अपनी पुस्तक बर्थ प्लेस ऑफ कालिदास में कालिदास के जन्म के बारे में लिखते हैं, जो कि पूरी तरह से कालिदास की रचनाओं पर ही आधारित है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर कोई कवि अपनी रचनाओं में किसी स्थान का वर्णन कर रहा है, इसका मतलब ये है या तो वो कभी उस स्थान पर गया था या तो उसका जन्म उसी स्थान पर हुआ है, इसलिए वो इतनी बारीकी से उस स्थान का वर्णन अपनी रचनाओं में कर पा रहा है। जैसे कि कुमार संभव में कालिदास ने हिमालय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और मेघदूत में उज्जैन के लिए अपना प्यार दिखाया है। कालिदास के रिलेटेड जो हमें सबसे अर्लीस्ट पैलियोग्राफिकल एविडेंस मिलते हैं वो हमें मिलते हैं मंडासुर के सूर्य मंदिर के शिलालेखों से, जहाँ पे कालिदास द्वारा रचित मेघदूत और ऋतुसंहार के कुछ श्लोक लिखे गए हैं। अब कालिदास किस समय काल के थे, इस पर भी बहुत से अलग अलग विचार हैं, पर मोस्ट ऑफ द इंडियन और वेस्टर्न स्कॉलर्स जैसे कि विलियम जोन्स, ए.बी. कीथ और स्टैनली वॉलपट का मानना है कि कालिदास 4th से 5th सेंचुरी के बीच में रहे होंगे और ये गुप्ता साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त सेकंड के राजकवि थे। अब जैसा कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया था कि कहा जाता है कि कालिदास एक महामूर्ख व्यक्ति थे। तो कैसे बनते हैं कालिदास महामूर्ख से महाविद्वान? इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहानी इस तरह है कि एक राजकुमारी थी विद्योत्तमा, जिसने ये शर्त रखी कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा, अर्थात स्पिरिचुअल डिबेट में। ये सुन बहुत से बड़े बड़े विद्वान उसे शास्त्रार्थ में हराने आए, पर कोई भी उसे शास्त्रार्थ में पराजित ना कर पाया, जिसका रानी को बहुत घमंड था। तो सभी विद्वानों ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ये षड्यंत्र रचा कि रानी की शादी किसी महामूर्ख से करवाएंगे। तो सभी लग गए उस महामूर्ख की तलाश में। तलाश करते करते उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। वो थे कालिदास। सबने कालिदास को बोला कि हम आज तेरी शादी रानी से करवाएंगे, बस तू चुप रहना और कुछ मत बोलना। तो सब पकड़कर कालिदास को दरबार में ले गए और बोला, ये महाविद्वान पंडित है पर आज ये मौन व्रत पर हैं, तो जो भी शास्त्रार्थ होगा वो सिर्फ इशारों में होगा। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ के शुरुआत में राजकुमारी अपनी एक उंगली आगे करती है, जिसका अर्थ था ब्रह्म एक है। पर कालिदास तो ठहरे महामूर्ख, उनको लगता है ये मुझे कहना चाहती है कि मैं तेरी एक आंख निकाल लूंगी। तो कालिदास बदले में अपनी 2 उंगलियां दिखाते हैं, जिसका अर्थ था मैं तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगा। पर राजकुमारी को लगता है ये बोलना चाहते हैं ब्रह्म तो एक है पर आत्मा और परमात्मा 2 हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में राजकुमारी अपनी 5 उंगलियां दिखा अपनी हथेली आगे करती है, जिसका अर्थ था ये संसार और ये शरीर 5 तत्वों से बना है। पर कालिदास समझते हैं ये मुझे थप्पड़ दिखा रही है, तो कालिदास बदले में मुक्का आगे कर। पर राजकुमारी समझती है ये बोलना चाहते हैं शरीर तो 5 तत्वों से बना है, पर इसे मन द्वारा नियंत्रित कर एक बनाया जा सकता है। इस तरह से राजकुमारी कालिदास द्वारा दिए गए उत्तरों से प्रसन्न हो उससे शादी कर लेती है। पर विवाह के कुछ समय पश्चात ही राजकुमारी को पता चल जाता है कि कालिदास तो महामूर्ख हैं। जिसके बाद राजकुमारी कालिदास का बहुत अपमान करती है और उन्हें घर से निकाल देती है और बोलती है विद्वान बनकर ही लौट कर आना। ये अपमान कालिदास सह नहीं पाते और दिन रात कड़े परिश्रम में लग जाते हैं और एक महान संस्कृत विद्वान बनकर आते हैं।
अब ये भी कहा जाता है कि कालिदास काली के बहुत बड़े भक्त थे, जिसके कारण उन्हें कालिदास कहा जाता था। तो ये थी कहानी कालिदास की महामूर्ख से महाविद्वान बनने की। अगर हम बात कालिदास की रचनाओं की करें तो कहा जाता है कि छोटी बड़ी मिलाकर अराउंड 40 के करीब इनकी रचनाएं हैं, पर जिसमें से 7 प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं, जिसमें से 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य हैं। 3 नाटकों में अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम है। 2 महाकाव्यों में रघुवंशा और कुमार संभवम है और 2 खंड काव्यों में मेघदूत और ऋतु संहार है। और कालिदास अपनी रचनाओं में इतना सुंदर वर्णन करते थे हर चीज का कि इनके बाद आने वाले कवियों जैसे कि बाणभट्ट और जयदेव ने भी इनकी बहुत प्रशंसा की है। बिहार के एक प्रसिद्ध लेखक और कवि नागार्जुन अपनी एक कविता कालिदास सच सच बतलाना की एक पंक्ति में लिखते हैं कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास ये सच सच बतलाना, रोया यक्ष या तुम रोए थे। कि इतना सुंदर विवरण किया था कालिदास ने मेघदूत में, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस कविता में किरदार नहीं, कालिदास रो रहे हैं और किरदार का दुख महसूस कर रहे हैं। कालिदास सच में एक महान लेखक और रचनाकार थे, जो अपनी रचनाओं से भारतीय साहित्य में अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ दे। अब जाते जाते मेरा एक प्रश्न आप लोगों से भी है। हम कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जबकि कालिदास शेक्सपियर से कई हजारों वर्ष पहले थे। तो कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया नहीं, शेक्सपियर को कालिदास ऑफ इंग्लैंड कहना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में, और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो कालिदास को भूल शेक्सपियर के गुण गाता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।